हाँ जी प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हैं सीए फाइनल के प्यारे प्यारे बच्चों? कैसे हो आप सब लोग? बेटे मैं आपको एक चैप्टर करवा रहा हूं, एडवांस कैपिटल बस्टिंग सीए फाइनल का। और मैंने आपको बताया एएफएम में नंबर लेने बहुत आसान है। बस मुद्दा यह है कि आप छोटे बच्चे बने रहे, आप बड़े बन जाते, आप कहते मैं को छोड़कर अगर आप मेरी बातें मान लें तो यह बड़ा आसान है। इसमें 60 से 80 नंबर लाना नॉर्मल है। अच्छी मेहनत करने वाला तो आगे जाता है। मैं तो नॉर्मल की बात कर रहा हूं, एवरेज नॉर्मल। आप मेरी बात समझो बच्चों, आप लोगों को जो मैं करवा रहा हूं आपने उसकी 2-2, 3-3, 4-4 बार कैलकुलेटर पे प्रैक्टिस करनी है, रफ में करके देखना है, बस ज्यादा कुछ नहीं। जब फेयर करने का टाइम आएगा मैं बता दूंगा। और यहां पर जो मैं कॉपियां बनवा रहा हूं वो कॉपी बनाते चले जाए। अगर मैं बताऊं तो मैंने अभी तक आपको जो पढ़ाया है, मैंने कहा आप हो बड़े बच्चे, आपको तो बड़ी नॉलेज है, इसीलिए मैंने छोटी छोटी सीए फाउंडेशन की पहले क्लास स्टार्ट की आपके साथ। ये लो, और मैंने बताया था एवरेज कैसे निकलती है, ये रोज ऐसे रिवाइज किया करो। उसके बाद वेरियांस कैसे निकलते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकलता है, कोफिशिएंट ऑफ वेरियांस कैसे निकलते हैं, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर क्या होता है, ये हमारा था सीए फाउंडेशन का टाइम वैल्यू ऑफ मनी चैप्टर। क्यूमुलेटिव प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर क्या होता है, ये कब यूज होता है। इसके बाद इंटर पर आ गए थे। इंटर में पढ़ा था हमारे पास डिसीजन लेने के लिए टेक्निक है एनपीवी, आईआरआर, पीआई, फिर एनपीवी शुरू की थी। एनपीवी में बताया था कुछ हम ऐसे करते थे, इनफ्लो आउटफ्लो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से मल्टीप्लाई करके आज की वैल्यू निकाल लेते थे। और अगर ये पॉजिटिव हो जाए तो एक्सेप्ट द प्रपोजल, एनपीवी पॉजिटिव हो नहीं तो रिजेक्ट द प्रपोजल। इसमें प्रॉब्लम आती थी कि कैश इनफ्लो कई बार निकालने पड़ जाते थे, तो मैंने कहा था कैश इनफ्लो निकालने के लिए मुझे डेटा ऐसे दे सकता है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, इसमें डेप्रिसिएशन ऐड कर दो सीए साहब, या फिर सेल माइनस कॉस्ट, डेप्रिसिएशन ना लेस करो ना ऐड करो, बाद में टैक्स सेविंग ऑन ऐड कर दो। ये बातें हमने की हुई थी। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि एंड में जब मशीन बिकती है तब आपको इनफ्लो निकालने होते हैं, तो वो कुछ ऐसे निकाला था। ये सब हम डिस्कशन कर चुके और आपको ये याद होनी चाहिए। आप मेरी बात समझिए, आधे बच्चे समझ के छुट्टी, ना 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 ना, याद भी होनी चाहिए साथ साथ। ना 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 ऐसे निकला, आपको ये साथ साथ याद भी होनी चाहिए। इसके बाद मैंने कहा था एलोकेटेड ओवरहेड को नहीं लिया जाता, ये पहले से ही खर्चे हो रहे थे, प्रोजेक्ट की वजह से नहीं होते। इसके बाद मैंने बताया कि फिक्स जो स्क्रैप वैल्यू है, फिक्स एसेट्स की ना गिवन हो तो नील एज्यूम करते हैं, वर्किंग कैपिटल की ना गिवन हो तो 100% एज्यूम करते हैं। फिर मैंने आपको बताया कि इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न कैसे निकलेगा, मैंने पीआई भी बताया था। ओह मुझे लगता है मैंने पीआई यहां पे लिखा नहीं, आईआरआर लिख दिया। ये आईआरआर मैंने कल बताया था कैसे निकलेगा। मैंने कहा रेट ऑफ रिटर्न, बट ऐसा रेट ऑफ रिटर्न जहां पर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो इज इक्वल टू आउटफ्लो हो, और अगर आईआरआर का रेट ज्यादा है डिस्काउंटेड रेट से तो एक्सेप्ट द प्रपोजल, नहीं तो रिजेक्ट द प्रपोजल। और कुछ ये किया था। और इसके बाद हमने ये आईआरआर किया था, मैंने पीआई भी करवाया था। मैं एक मिनट देख लूं, मैंने पीआई भी करवाया था, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। एक सेकेंड रुको, मुझे लगता है शायद मैंने वो कॉपी पे लिखा नहीं, क्या ये रहा, मैं इसे लिखना भूल गया उधर, मैं लिख देता एक बार। कॉमन में हमने ये भी लिखा था, मैं इसको भूल यहां से कट करना। एक सेकेंड बच्चों, यार तुम एक सेकेंड टाइम आपका वेस्ट ना करो। मैंने कहा आपका टाइम वेस्ट ना हो, इसलिए मैंने पहले कॉपी कर लिया रोक के वीडियो को। तो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मेथड था, तो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मेथड में मैंने ये आपको यहां पे आईआरआर के पहले लिखवा रखा होगा, तो उसमें मैंने कहा था कि मैंने आप इसकी रेशियो भी लिखवाई थी, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो डिवाइड बाय प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो, और इसके बारे में ये बातें लिखवाई थी। हमने ये सब बातें कर ली थी। अब मैं आज शुरू करता हूं बेटे सीए फाइनल की बातें, आज शुरू करता हूं सीए फाइनल की बातें। अगर आपको यह आता है ना अब तक, देखना सीए फाइनल में क्या आएगा, कुछ भी तो नहीं आना। ये लो, आज शुरू कर रहा हूं बेटे सीए साहब सीए फाइनल की पहली बात। और मैं आपको बता दूं मैं कैसे कराऊंगा। मैं आपको एक टॉपिक कराऊंगा पहले, उस टॉपिक से रिलेटेड मैंने बुक बना रखी है जो मैं वीडियो के नीचे ऐड डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, आप देख लेना वहां से। और वहां से वो सारे क्वेश्चन, टोटली पूरी बुक आएगी उसमें।
आप लोग आराम से वहां से देखकर उस टॉपिक के क्वेश्चन करेंगे, फिर अगला टॉपिक, फिर अगले क्वेश्चन, फिर अगला टॉपिक, फिर अगले क्वेश्चंस। चलो जी, सीए फाइनल को स्टार्टिंग करते हैं। रेड पेन कहां से आ गया, खतरे का निशान। सुनो, अभी आपने सीए इंटर में क्या पढ़ा था? मैंने एक मशीन खरीदी 1 लाख रुपए की, यह क्या हो गया? आउटफ्लो। मेरे पास इनफ्लो हो रहे हैं 70,000, 30,000, 20,000। बेटे ये सब एस्टिमेटेड है, ये बात रखिए, ये सब एस्टिमेटेड है, अभी रियल कुछ नहीं है। डिसीजन ले रहे हैं हम कि 1 लाख की मशीन खरीदूंगा, वो मशीन मुझे इतने 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 पैसे देगी। आप पहले एक बात सोच के देखो, आज एक मशीन 1 लाख की आती है, क्या वो आज से 4 साल के बाद भी 1 लाख की आएगी? क्या नहीं, महंगाई हो जाएगी, इन्फ्लेशन आ जाएगी, इन्फ्लेशन आ जाएगी, महंगाई हो जाएगी। तो मान लो वो चीज आएगी 1 लाख की नहीं, 4 साल के बाद 20% महंगाई बढ़ जाएगी, 1,20,000 रुपए की। बस सीए फाइनल में यही सिखाना चाहता हूं आपको। मैं कहता हूं बेटे, ये जो आपने आउटफ्लो देखे हैं और जो ये इनफ्लो देखे हैं, जरा ध्यान से देखकर बताओ, क्या आपने इसमें महंगाई का इफेक्ट लिया है? बस ये होता है एडवांस लेवल। करना वही है। मान लो मैं कह दूं मैंने इसमें महंगाई नहीं ली, तो आप कहोगे महंगाई लो, मतलब ये मान लो 10% महंगाई होनी है, तो ये 70,000 का 77 होना चाहिए। तो आपको महंगाई भी ध्यान रखनी चाहिए। बस ये हुआ एडवांस लेवल। बस इसी से टॉपिक करवा दूंगा कि महंगाई कैसे देखते हैं, बात खत्म हो गई। क्योंकि जो चीज आज 1 लाख की आती है, वो आने वाले टाइम में 1 लाख की नहीं आएगी। आप कह रहे हो मशीन से मुझे 1 लाख रुपए की आज जाएंगे, 70,000 रुपए 1 साल के बाद आएंगे, 30,000 रुपए 2 साल के बाद आएंगे, 20,000 रुपए 3 साल के बाद आएंगे। भाई साहब, इनमें महंगाई का इफेक्ट जरूर लो। हम जो इनफ्लो महंगाई जोड़कर आते हैं, जो मान लो 70,000 मैं कह दूं मैंने जोड़ी हुई है, मैंने जोड़ी हुई है महंगाई, मैं बोल दूं ऐसा, तो अगर मैंने इसमें महंगाई जोड़ी हुई है, एक मिनट, अगर मैंने इसमें महंगाई जोड़ी हुई है, मैंने इसमें महंगाई जोड़ी हुई है, तो हम इसे बोलते हैं नॉमिनल कैश फ्लोज। क्या बोलते हैं हम इन्हें? नॉमिनल कैश फ्लोज। और अगर मैं कह दूं इसमें महंगाई के हिसाब मैंने नहीं जोड़ा, मैंने इन्फ्लेशन नहीं जोड़ी, तो इसको बोलते हैं रियल कैश फ्लोज। क्या बोलते हैं? रियल कैश फ्लोज। हमें जितने भी इनफ्लो लेने हैं, हमें जितने भी इनफ्लो लेने हैं, वो सारे के सारे इनफ्लो, वो सारे के सारे इनफ्लो महंगाई जोड़कर लेने होते हैं, महंगाई जोड़कर लेने होते हैं। अगर कभी क्वेश्चन में मुझे रियल कैश फ्लो गिवन हो, तो मुझे नॉमिनल कैश फ्लो ले लेनी चाहिए, बस, बाकी कुछ भी नहीं। बड़ा आसान है ये, बिल्कुल वही हो गया। अब बताओ, ये सीए इंटर का नहीं हो गया? जिसे इंटर आती होगी, कैश इनफ्लो और आउटफ्लो निकालने आते होंगे, उसको करना तो कुछ है नहीं, महंगाई को देखना है जुड़ी हुई है कि नहीं जुड़ी हुई। अगर महंगाई नहीं जुड़ी हुई तो जोड़ लेंगे। तो बस मेरा पहला काम हो गया। हमारा सीए फाइनल का पहला टॉपिक, हमें कैपिटल बजटिंग में डिसीजन लेते टाइम इन्फ्लेशन को ध्यान रखना होता है, महंगाई को। जितने भी इनफ्लो लिए जाएं, जितने भी इनफ्लो लिए जाएं, वो महंगाई को जोड़कर लिए जाने चाहिए। अगर क्वेश्चन कभी मुझे कह देगा कि रियल इनफ्लोज हैं, तो मैं महंगाई को जोड़कर उसे नॉमिनल कैश फ्लो बनाऊंगा, और अगर दिए ही नॉमिनल होंगे तो बात ही खत्म हो गई। अगर कह ही देगा कि मैंने महंगाई जोड़ी हुई है, बस यही है सब कुछ। अब मुद्दा बेटे सीए फाइनल में मेरा पहला टॉपिक शुरू हो गया इन्फ्लेशन का, कि आपको महंगाई ध्यान रखनी चाहिए और आपको कौन से कैश फ्लोज लेने चाहिए, नॉमिनल कैश फ्लोज। नॉमिनल कैश फ्लो कौन से होते हैं? जो रियल कैश फ्लोज होते हैं उसमें इन्फ्लेशन ऐड कर दी जाती है, और जो ब्याज का रेट है सीए साहब, डिस्काउंटेड रेट,
डिस्काउंटेड रेट भी वो लेना चाहिए जिसमें महंगाई जुड़ी हुई हो। भाई आज ब्याज का रेट 10% है बिना महंगाई के, आने वाले टाइम में महंगाई की वजह से कितना रेट बढ़ेगा। मतलब जो मुझे डिस्काउंट करने के लिए रेट लेना है वो भी कैसा होना चाहिए, नॉमिनल रेट। ये दोनों नॉमिनल होने चाहिए। और अगर वो मुझे कभी कह देगा कि रियल रेट इतना, तो मैं उसमें महंगाई का एक रेट ऐड कर दूंगा। वो बताता हूं कैसे ऐड करूंगा, तो उसे कौन सा रेट बना लूंगा, नॉमिनल रेट। इतना सा काम है, मुझे नहीं समझ में आती, क्या मुश्किल है। अब मैं एक एक करके डिस्कशन प्रॉब्लम आपके साथ डिस्कस करूंगा कि कैसे ऐड किया जाता है, क्या क्या प्रॉब्लम आती हैं, वो डिस्कस करूंगा और बस बात खत्म हो जाएगी। सुनो क्या क्या दिक्कत आती है, मैं ये डिस्कशन करता हूं। इनफ्लो कैसे कैसे निकल सकते हैं, पहले ये समझो इनफ्लो कैसे निकलते हैं। कैश इनफ्लो, अब फाउंडेशन या इंटर याद आनी चाहिए, कैश इनफ्लो कैसे निकलते हैं। तरीका नंबर 1, हमें सेल दे दी जाती है, हमें वेरिएबल कॉस्ट दे दी जाती है, मान लो कॉस्ट दे दी। यहां पे आ जाता था प्रॉफिट बिफोर डेप्रीसिएशन एंड टैक्स, हम डेप्रीसिएशन माइनस कर देते थे। ये आ जाता था प्रॉफिट बिफोर टैक्स, हम टैक्स माइनस कर देते थे। और ये आ जाता था प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ये था मेरा सीए इंटर। आपने अगर मेरी पुरानी वीडियो नहीं देखी तो पहले पुरानी वीडियो में ये सीख कर आए, पहले बेस सीख कर आए ना। मान लो मेरी पहले साल भी सेल 10,000 है, दूसरे साल भी सेल 10,000 है, तीसरे साल भी तेल 10,000 है, चौथे साल भी सेल 10,000 है, हर साल मेरी कॉस्ट भी 4,000 है। तो मेरे प्रॉफिट्स कितने आ गए, 6,000 6,000 6,000। मेरा डेप्रीशिएशन भी हर साल 1,000 है, तो 5,000 5,000 5,000। टैक्स का रेट मान लो 20% है, 1,000। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हो गए 4,000। मुझे कुछ समझाना है बेटे, आराम से समझो, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। 4,000, वो पंगे क्या क्या ले सकते हैं हमारे साथ, मैं ये समझाना चाहता हूं। और आप चार्टेड अकाउंटेंट हो बेटे, आप सूरज हो सूरज, और मैं आपको दिया दिखाऊं ये अच्छी बात ना होगी। 5,000 इसे बोलते हैं, जैसे ये 1 to 4 ईयर्स है, हर साल इक्वल कैश फ्लो है, हर साल इक्वल कैश फ्लो है। ऐसे केस में हम इतनी सारी कैलकुलेशन नहीं करते, बस एक ही कैलकुलेशन कर देते और हम कहते हैं हर साल 5,000 रुपए के इनफ्लो हो रहे हैं। एक तरीका ये होता है। एक तरीका क्या होता है, हमारी हर साल सेल अलग है, पहले साल 10 है, फिर 30,000 है, फिर 40,000 है, फिर 5,000 है। तो इस केस में हम 4 साल का अलग अलग कैलकुलेट करते हैं। बस ये तो एक सिंपल सी बात है, इसमें तो कोई बात नहीं है। अगर हमारे इनफ्लो हर साल सेम है तो एक ही कैलकुलेशन कर लो, और अगर अलग अलग है तो अलग अलग कैलकुलेशन कर लो। पहली बात, मैं अब आपसे जब भी ये कहूंगा कि कैश फ्लो निकालने में कितने तरीके हो सकते हैं, तो आप मुझे बताएंगे कैश फ्लो में अगर इक्वल है तो एक ही बार निकाल देंगे, और अगर डिफरेंट है तो हर साल का कैश इनफ्लो बनाना पड़ेगा। डिफरेंट है। अब दोनों में मान लो मैंने 1 से 4 साल लिए, अब मैं आपको महंगाई का रेट दूंगा, या तो मैं कहूंगा हर साल महंगाई 10% बढ़ती है, बस अब ये हो गया हर साल महंगाई 10% बढ़ती है। या मैं ऐसे दे दूं 4 साल हैं, इन्फ्लेशन पहले साल 10 है, दूसरे साल 9 है, तीसरे साल 12 है, अगले साल 5 है। तो इस इन्फ्लेशन को कैसे जोड़ा घटाया जाएगा, बस यही क्वेश्चन है। मैक्सिमम क्वेश्चन भी इसके यही बन सकते हैं। कंसेप्ट तो इतना सा है कि महंगाई देखनी होती है। अब महंगाई देखने में थोड़ी कैलकुलेशन समझ में आनी चाहिए, इसलिए बता दिया। तो सीए साहब, मैं पहला क्वेश्चन उठाऊंगा,
अगर मेरे इक्वल कैश इनफ्लो हो रहे हैं हर बार, और मैं ये बिना महंगाई के दे दूंगा आपको, बिना महंगाई के मतलब रियल, बिना महंगाई के मैं आपको रियल कैश फ्लो दे दूंगा। एक क्वेश्चन बनाऊंगा और कहूंगा कि 10% महंगाई बढ़ रही है हर साल, फिर दूसरा क्वेश्चन बनाऊंगा, मैं कहूंगा 10% नहीं बढ़ रही, ये अलग अलग रेट से बढ़ रही है 4 साल तक। फिर एक क्वेश्चन बना दूंगा, मेरे पास हर साल अलग अलग सेल है, और जो सेल दूंगा वो बिना महंगाई के दे दूंगा, रियल दे दूंगा। और फिर वही एक बार 10% महंगाई हर साल, एक बार ये वाला क्वेश्चन। 4 क्वेश्चन से ऊपर क्वेश्चन नहीं बनते। अब ये बात अगर समझ में आ जाए तो बात ही खत्म हो जाती है। मैं एक काम करता हूं, एग्जाम्पल के जरिए डिस्कशन शुरू करता हूं। हमारा सीए फाइनल का टॉपिक शुरू हो चुका, इन्फ्लेशन। हमें कैपिटल बस्टिंग के डिसीजन लेते टाइम इन्फ्लेशन का ध्यान रखना चाहिए। बस कंसेप्ट तो इतना सा है, महंगाई का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि महंगाई होती रहती है। अगर मैं महंगाई का ध्यान नहीं रखूंगा तो मेरे डिसीजन ठीक नहीं होंगे। उसके बारे में डिटेल डिस्कशन लिखवा दूंगा अभी। तो आप पहले मेरी बात समझे, मैं एक एग्जाम्पल बनाता हूं, आप भी मेरे साथ साथ एग्जाम्पल लिखिए। हमारे पास एग्जाम्पल चल रहा था सीए साहब, हमने कल किए थे 7 एग्जाम्पल तक, नहीं 7 तक तो नहीं किए थे, ज्यादा कर लिए थे मेरे हिसाब से, 8 कर लिया था, 9 भी कर लिया था, एग्जाम्पल नंबर 10 आ गया हमारा। अब ये सीए फाइनल में चलेगी। आप मुझे बताओ, एडवांस लेवल बस इतनी छोटी सी बातें होती हैं और कुछ नहीं होता एडवांस लेवल। चलो मैं ये फर्स्ट का ए एग्जाम्पल बना रहा हूं और आज मेरा टॉपिक है इन्फ्लेशन। तो देखें, मैं आपको ये दे रहा हूं आराम से। मेरे पास आउटफ्लो है 40,000 रुपए, आप भी ऐसे लिखेंगे साथ साथ, आउटफ्लो है 40,000 रुपए। मैं कह रहा हूं 4 साल है, 1 2 3 और 4 साल है। ये फर्स्ट ईयर कंप्लीट हुआ, ये सेकेंड ईयर कंप्लीट हुआ, ये थर्ड ईयर कंप्लीट हुआ और ये फोर्थ ईयर कंप्लीट हुआ। रिवेन्यू मुझे लगता है 1 से 4 साल तक रिवेन्यू होगा 30,000 रुपए पर ईयर। बताओ, हर साल सेम ले लिया ना, एक ही बार कैलकुलेशन होगी। जैसे ये बात सीए इंटर की है। कोस्ट 1 to 4 ईयर्स, ये कोस्ट है मेरी 10,000 रुपए। कोई डाउट है सीए साहब? अब कोस्ट अदर देन डेप्रीसिएशन है, अदर देन डेप्रीसिएशन, कोस्ट अदर देन डेप्रीसिएशन। और टैक्स रेट है 50%। लाइफ ऑफ एसेट्स है, लाइफ 4 साल, लाइफ है 4 साल। स्क्रैप वैल्यू है निल। ये जो मैं आपको सारे इनफ्लो दे रहा हूं, बस क्वेश्चन में यही ध्यान से पढ़ना पड़ता है। ये रियल कैश इनफ्लोज है, रियल कैश इनफ्लोज, ये रियल कैश इनफ्लोज है। अब इन्फ्लेशन का रेट दे देता हूं, इन्फ्लेशन रेट 10%, ये ईच ईयर है। अब हर साल 10% बढ़ती है इन्फ्लेशन। और डिस्काउंटेड रेट, और मैं दे रहा हूं नॉमिनल डिस्काउंटेड रेट 15%। नॉमिनल का मतलब होता है महंगाई जोड़कर है। ये मैं तो अभी इनफ्लो ही सिखा रहा हूं आपको। अब इसमें मुझे महंगाई जोड़नी है। आप कैलकुलेट एनपीवी, कैलकुलेट एनपीवी, आप एनपीवी निकालो। आ जाओ सॉल्यूशन करते हैं। वही स्टेटमेंट शोइंग एनपीवी, स्टेटमेंट शोइंग एनपीवी, एनपीवी कैलकुलेट करनी है। पीरियड, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, अमाउंट, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अमाउंट, पीरियड, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, अमाउंट,
एंड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अमाउंट। अब आउटफ्लो मेरा कितना आउटफ्लो है जीरो पीरियड पर जब प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 1 है, 40,000 रुपए का, 40,000 की मशीन आ रही है। इनफ्लो 1 2 3 4 4 साल है। अब समझो कितनी रिवेन्यू है मेरा 30,000 का, मुझे यहां ठीक करना पड़ेगा, मुझे इनफ्लो निकाल कर लाने हैं। आ जाओ इनफ्लो निकालते हैं। रिवेन्यू फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर। पहले साल 30,000 का रिवेन्यू है और 10% महंगाई होगी, आप इसे 33,000 समझो, 33,000 महंगाई जोड़ने के बाद। सीए इंटर में हम ये नहीं देखते थे, फाइनल में हम देखते हैं कि महंगाई को भी देखना होगा। दूसरे साल का 30,000, पहले साल की महंगाई, दूसरे साल की महंगाई, क्योंकि ये दूसरे साल के एंड में है, 2 बार महंगाई जुड़ेगी, तो कितना आएगा? मैं कैलकुलेटर ले लूं एक बार, ये लो, चलो 30,000 इंटू 1.10 इक्वल इंटू 1.10। आप सिंपल ऐसे, मुझे पता है आपकी एक और कैलकुलेशन कर सकते हैं, लेकिन आप इसी को समझे, 36,300 लोग इसी में 1.10 और मल्टीप्लाई कर सकते हैं, चलेगा कि 2 बार है, 3 बार ऐड करना है। 30,000 इंटू 1.10 इंटू 1.10 इंटू 1.10 कितना आ गया? इसी को आपने ये किया हुआ ना, इसी को ही 1.10 से मल्टीप्लाई कर दो। 39,930, 39,930। सेम फोर्थ ईयर 39,930, यहां आ गया 36,300 और यहां आ गया 33,000। अभी तो मैं बेसिक समझा रहा हूं, आप एक आराम से समझे इस बात को। अब इधर 30,000 का रिवेन्यू है, इधर भी 1.10 1.10 1.10 और 1.10, तो ये कर लो 39 में इंटू 1.10, 43,923, 43,923। अब बात करते हैं कोस्ट की। हमारी कोस्ट कितनी है हर साल? 10,000। इसमें भी तो महंगाई होगी ना, कोस्ट में भी तो भाई 10,000 इंटू 1.10 11,000, यहां पे 10,000 2 बार, 10,000 इंटू ये 11,000 इंटू 1.10 12,100। सेम ऐसे यहां पर 10,000, ये फर्स्ट ईयर है, ये सेकेंड ईयर है, ये थर्ड ईयर है और ये फोर्थ ईयर है। 12,100 में फिर 1.10 ऐड कर दो, 13,310। इसमें फिर 1.10 ऐड कर दो, 14,641। मैं आपको एक बात बताऊं, आप जो ऐसे ऐड करते जा रहे हो ना, दिक्कत आएगी अगर हर साल की महंगाई अलग अलग होगी। अभी तो आसान है ऐसे ऐड करना, समझाऊंगा मैं क्या दिक्कत है। हमें वैसे करना ऐसी चाहिए, 3 बार ऐड कर लो, 4 बार कर लो मल्टीप्लाई 30,000 को। चलो अब कर लो, कितना आ गया ये 30 अब 22,000, 36 में से ये 2 4 2 24,200, 0 2 6 6 2 2 8 1 12 माइनस 4 8 3 माइनस 1 2। अब इसमें से क्या लेस करेंगे? डेप्रीसिएशन। याद करें, डेप्रीसिएशन में इन्फ्लेशन ऐड नहीं करनी। मैं तो आपको इन्फ्लेशन ऐड करने के, डेप्रीसिएशन तो आज जो चीज खरीद ली सो खरीद ली, ये आने हैं ना फ्यूचर में कैश फ्लोज। तो 40,000 डिवाइड बाय 4, 10,000 का डेप्रीसिएशन आ गया। कहते हो तो मैं डेप्रीसिएशन लेस ही ना करूं,
आप वाला तरीका लगा दूं भाई, एक बार लेस करूंगा एक बार ऐड करूंगा, वैसे ही दुखी रहूंगा। सीधा टैक्स माइनस करता हूं, टैक्स है 50%, 11,000, 12,100, 13,310, 14,091, और करो कितना आ रही है प्रॉफिट 11,000, ये कितना हो गया 6, 3, टैक्स माइनस करना है ना यार, 12,100, 13,310, 91। अब ऐड कर दो इसमें टैक्स सेविंग ऑन डेप्रीसिएशन। कितना डेप्रीसिएशन है 40,000 डिवाइड बाय 4, 10,000। 10,000 पर टैक्स बचेगा 50%, 5,000 रुपए का। तो आप जल्दी से जल्दी इसे टोटल कर ले। ये आ गई कैश इनफ्लो, 11 और 5 16, 17,100, 5 ऐड कर लो 18,310, 19,091। डेट इज बाई कैश इनफ्लोस। बड़े आराम से मैंने निकाल दिए कैश इनफ्लो, और ये कैश इनफ्लो आ गए पहले साल के 16,000, दूसरे साल के 17,100, तीसरा साल 18,310, और 19,091। यही आएगा ना, एक बार देखो ये, एक बार हमारे पास इन 30,000 था, ये कितना था मैं कर लूँ एक बार यार, 39,000, मुझे कुछ गलत लग रहा है, 39,930 इंटू 1.10, 43,923। ठीक है, इधर कर लूँ फिर 13,310 इंटू 1.10, 14,641 माइनस 43,923, 29,282 आता, सॉरी 29,282, 29,282। तो फिर इसका 50% भी कुछ और ही आएगा, 29,282 डिवाइड बाय 250%, 14,641, 14,641, 19,641। ये कोई मुश्किल वाला काम नहीं लगता मुझे तो ये बहुत ही आसान लग रहा है। ये कैश इनफ्लोज आ गए। अब डिस्काउंट रेट कितना है 15%, तो करो 1 डिवाइड बाय 1.15, ये आ गया 0.869, 5 आ रहा है पीछे, 7 ही कर लेता हूं, 0.870। पॉइंट के बाद अगर हो तो कर लेते हैं, पॉइंट के 5 या 5 से ऊपर हो, कई लोग 5 पे नहीं भी करते। 756, 658, 0.572। इनकी मल्टीप्लाई कर लो, मैं तो अपने देसी कैलकुलेटर भी करूं। 16,000 इंटू 0.870, 13,920, 70,100 इंटू 0.756, 12,928, पॉइंट छोड़ रहा हूं, 18,310 इंटू 0.658, 12,048, और 19,641 इंटू 0.572, ये आ गया 11,235। इनका टोटल करो, 13,920 प्लस 12,928, 12,048 प्लस 11,235,
50,131 एनपीवी बी माइनस ए 10,131, ये मेरी एनपीवी आ गई। आपको इन्फ्लेशन जोड़नी आई। अब क्या करूंगा आप मुझे बताओ सोच के। मैं यही क्वेश्चन उठा लूं ना, यही क्वेश्चन सेम 30,000 10,000 यही सब कुछ बिल्कुल डिप्टो, बस इन्फ्लेशन के रेट 4 ले लूंगा। अब मैं भाई पहले साल इन्फ्लेशन 10 की थी, फिर 9 की हो गई, फिर 8 की हो गई, फिर 6 की हो गई। इन्फ्लेशन चेंज होती जा रही है बार बार। आ जाओ फर्स्ट का भी। बस मैं आपको यह बता दूं कितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। बस सेम एज फर्स्ट ए अबव, नहीं फर्स्ट का बी का कह रहा हूं मैंने कौन सा किया था ये आपके यहां पर, 10th का भी सेम एज फर्स्ट ए अबव। इन्फ्लेशन रेट, इन्फ्लेशन रेट पहले साल 10% फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर 9%, थर्ड ईयर 8%, फोर्थ ईयर 6%। कैलकुलेट एनपीवी। कुछ भी तो नहीं है यार, पता नहीं लोग क्यों उलझे हुए हैं। आप एक एक टॉपिक को आराम से मेरे से समझते रहे, इसी की पहले प्रैक्टिस करें। जो क्वेश्चन मैं कराऊंगा वो क्वेश्चन मैं सब करवा दूंगा आपको। स्टडी में ऐसे का स्टडी मटेरियल, आरटीपी एमटीपी सब करा दूंगा मैं, चिंता मत करो बस आप। चलो जी आ जाओ सॉल्यूशन करते। स्टेटमेंट शोइंग एनपीवी, स्टेटमेंट शोइंग एनपीवी। बेटे थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ेगी, कोर्स बड़े मेहनत वाला है यार ये। लेकिन आप जैसे चार्टेड अकाउंटेंट, इतने इंटेलिजेंट बच्चे, बस मैं क्या बताऊं। कई बार तो मुझे ऐसा लगता है ये बच्चे धरती हिला देंगे। धरती समझते हो, अर्थ, इतना पढ़ने वाले बच्चे हैं ये। सर आप पढ़ा लो चुपचाप, बहुत दुखी हम आपसे। 01 लो बस। आउटफ्लो कितना था? 40,000। इनफ्लो अब निकालने पड़ेंगे। इनफ्लो 1 2 3 4, 4 साल के इनफ्लो। ओहो इतना बड़ा क्यों बन रहा है, यहां तक बहुत है। 4 साल के इनफ्लो। अब मुझे जो इनफ्लो निकालने पड़ेंगे, आ जाओ स्टार्ट करते हैं। इनफ्लो कैसे लेंगे? अब महंगाई जोड़कर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं ऐसे बना रहा हूं, देखो चलो, रेवेन्यू। अब मैं ईयर यहां लिख देता हूं 1 2 3 4, इससे कोई फर्क थोड़ी ना पड़ता है। पहले साल के इनफ्लो कितने हैं? 30,000। पहले साल महंगाई का रेट कितना है? 1.10। ये आ गया मेरे पास 30,000 पहले साल का। दूसरे साल, पहले साल का इनफ्लो आ गया मेरे पास, वो आ गया रिवेन्यू 30,000 रुपए। दूसरे साल का रिवेन्यू कितना है? हर साल 30,000 ही है, लेकिन जो महंगाई का रेट है दूसरे साल 9% है। अब कैसे करेंगे? 30,000 पहले साल का महंगाई का रेट, दूसरे साल का महंगाई का रेट, वहां 10% था हर साल, यहां पे चेंज रेट है। इससे क्या फर्क पड़ता है? 30,000 इंटू 1.10 इंटू 1.09, 35,970। अगले साल 30,000, ये तो ईयर चल रहा है, 1.10 1.09। अब महंगाई का रेट तीसरे साल क्या है? 1.08। फ्यूचर वैल्यू निकल रही है, और हो भी क्या रहा है ये? 30,000 इंटू 1.10 पहले साल महंगाई, 1.09 दूसरे साल, 1.08 तीसरे साल, 38,848। अब अगले साल 30,000, 1.10 1.09 1.08 और 1.06। आप इसे जैसे मर्जी लिख लिए, फॉर्मेट से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो
30,000 इंटू 1.10 इंटू 1.09 इंटू 1.08 इंटू 1.06, ये आ गया 41,178। ठीक है, अब कोस्ट, ये तो रिवेन्यू हो गया। कोस्ट कितनी कोस्ट है? 10,000। इसमें महंगाई बनेगी 1.1, 11,000। दूसरे साल कोस्ट कितनी है? 10,000। इसमें महंगाई बनेगी 1.08, 10 और 1.09, मतलब 10,000 इंटू 1.10 इंटू 1.09, 11,990। फिर 10,000, अगले साल महंगाई 8%, 1.10, 1.09 और 1.08। तो चलो 10,000 इंटू 1.10 इंटू 1.09 इंटू 1.08, 12,950 कर दूंगा सीधा, 950, मैंने वैसे बढ़ा दिया पॉइंट। फिर 10,000, ये कोस्ट चल रही है 1.10, 1.09, 1.08, 1.06। तो 10,000 इंटू 1.10 इंटू 1.09 इंटू, मुझे पता है मैं सीधी कैलकुलेशन करके कर सकता हूं, गलती यही तो होती है। एक ही तरह का क्वेश्चन एक ही तरह से करे, सारे क्वेश्चन उसी स्टाइल में से सोल्व हो जाए। 12,950, 6%, 10,000 इंटू 1.10 इंटू 1.09 इंटू 1.08 इंटू 1.06, गलत कर दिया मैंने, 13,726। बातें करने लग जाता हूं ना तब। अब रिवेन्यू माइनस कोस्ट, आ जाओ, ये निकल आया प्रॉफिट 30। ये क्या कर दिया मैंने, 30,000 क्यों लिख रहा, क्या हो रहा है ये? 33,000 माइनस 11,000, 22,000। 33,000 माइनस 11,000, 22,000। रिवेन्यू माइनस कोस्ट 35,970 माइनस 11,990, 23,980। आगे 38,848 माइनस 12,950, तो 25,898। आगे 41,178 माइनस 13,726, 27,400। अब लगा दो टैक्स 50%, 11,000, 23,980 को 50%, 11,990, 25,898 डिवाइड बाई 2, 12,950 या 949 लिखो, 949 लिख देता हूं, 12,949। अब 13,726 माइनस, नहीं, 27,452 डिवाइड बाई 2, 13,726 टैक्स बन गया। 22 का हो गया, 23,980 का हाफ हो गया, और 25,898 का हाफ, और इसका भी हाफ। अब ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गए। अब ये कितने आ गए? 11,000, 11,990, इसमें से ये माइनस हो गया, और 12,949 प्लस 13,726 ऐड कर दो इसमें, टैक्स सेविंग ऑन डेप्रीसिएशन, प्लस कर दो इसमें टैक्स सेविंग ऑन डेप्रीसिएशन, ये आ गया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। चलो कितना डेप्रीसिएशन? 10,000 रुपए का डेप्रीसिएशन है, 40,000 की मशीन है, डेप्रीसिएशन में कोई इन्फ्लेशन नहीं लिया जाता, तो 10,000 रुपए के ऊपर 50%, 5,000 रुपए की टैक्स सेविंग ऐड हो जाएगी। अब करता हूं कैश इनफ्लो।
हाँ ये देखो, अब जैसे ये थोड़ा बड़ा हो गया, आप इसका शेप चेंज करते हैं। मैंने तो जान कैसे दिखाया कि आप कंफ्यूज ना हो किसी भी तरह से। 11 और 5 16, इसमें 5 ऐड कर दिया 16,990, इसमें 5 ऐड कर दिया 17,949, इसमें 18,726। चलो कैश इनफ्लो निकल गए। सोलह और 16,990, सोलह हजार 16,990 सीए साहब। आगे देखो बेटे, आप चार्टेड अकाउंटेंट हो बेटे, आप जैसा मेहनती व्यक्ति कहां मिलेगा। जाओ चाहे दिल्ली चाहे आगरा, नहीं मिलेंगे ऐसे सीए के बच्चे। आगे चलो चार्टेड अकाउंटेंट साहब, 18,726। और जो रेट था वो कितने परसेंट था? 15%। वो कैसा है? नॉमिनल। ये सारे मुझे कैसे दिए हुए थे? रियल। 1 डिवाइड बाय 1.15, 0.870, 0.756, 0.658, 0.572। करो मल्टीप्लाई बाय 16,000 इंटू 0.870, 13,920, 16,990 इंटू 0.756, 12,844, आगे 17,949 इंटू 0.658, 11,810, 18,726 इंटू 0.572, 10,711 जीटी, 49,285, 49,285। और एनपीवी क्या हो गई? बी माइनस ए। सीए फाइनल में कोई मुश्किल काम थोड़ी ना आया है। सीए फाइनल में तो ये आया कि भाई साहब इन्फ्लेशन को ध्यान रखो आप। जो इंटर में हम क्या किया करते थे? इन्फ्लेशन को नहीं ध्यान रखते थे। हम कहते थे बस कैश इनफ्लो दिए हैं, आउटफ्लो दिए हैं। अब वो कह रहे भाई साहब मनी की ना पावर चेंज होती रहती है इन्फ्लेशन के हिसाब से। चलो मैंने 2 क्वेश्चन बना दिए। एक बार मैंने कैसे कहा कि हर साल इनफ्लो तो सेम है, आउटफ्लो भी वो मतलब रिवेन्यू सेम है, हर बार कॉस्ट सेम है। एक बार मैंने किया 10% और एक बार अलग अलग महंगाई दे दी। अब मैं सी पार्ट क्या बनाऊंगा? मैं अलग अलग बनाऊंगा, रिवेन्यू अलग अलग दूंगा हर बार का। आ जाओ कैसे कह रहा हूं मैं। एग्जाम्पल फर्स्ट का सी, 10th का सी कैसे बनाऊंगा जरा ध्यान से देखो। कुछ नहीं, ये 4 ही क्वेश्चन बन सकते हैं बस। लो बनाओ मेरे साथ साथ। आउटफ्लो, मान लो मेरे पास है आउटफ्लो 40,000 रुपए की, लाइफ 4 साल, मतलब मशीन खरीदी मैंने, स्क्रैप वैल्यू मैं दे नहीं रहा। अब 4 साल बना देता हूं, 1 2 3 4। अब मैं सेल दे देता हूं, चारों सालों की अलग सेल दे देता हूं। 20,000, 25,000, 30,000 और 25,000। कोस्ट हर एक के अलग अलग देता हूं, अदर देन डेप्रीसिएशन। कोस्ट, ये बात याद रख लेना, अदर देन डेप्रीसिएशन दे रहा हूं। लो जी, 10,000, 12,500, 10,000 दो, 11,000 दे दो, 11,000 दे देता हूं। 11,000, 12,500, 15,000, 12,500। और ये जितने भी इनफ्लोज दे रहा हूं मैं, ये रियल टर्म दे रहा हूं। ऑल इनफ्लोज आर रियल। बस जैसे ही आपको आया रियल इनफ्लोज, मतलब इन्होंने इन्फ्लेशन को नहीं देख रखा, मुझे महंगाई को भी हिसाब रखना होगा साथ के साथ। ये रियल कैश इनफ्लोज है। अब इन्फ्लेशन रेट, इन्फ्लेशन रेट
मैं आपको महंगाई का रेट दे रहा हूं 10%, इसके बाद मैं एक क्वेश्चन और बनाऊंगा, महंगाई का रेट हर बार अलग अलग होगा, तो कैसे करेंगे क्वेश्चन, बस यही है, आप मेरे साथ करते रहें बस। अब मेरे पास लिखे नॉमिनल रेट, नॉमिनल रेट मतलब इन्फ्लेशन जोड़ने के बाद, ये डिस्काउंट का रेट है, ये दे देता हूं मैं आपको 15%। कैलकुलेट एनपीवी, कैलकुलेट एनपीवी, आप एनपीवी बताएं। तो आ जाओ, इसमें कौन सा मुश्किल बात है एनपीवी बताना, अभी लो, आओ मेरे साथ साथ सॉल्यूशन। स्टेटमेंट शोइंग एनपीवी, स्टेटमेंट शोइंग एनपीवी सीए साहब। तो कैसे एनपीवी बतानी है हमें, आ जाओ शुरू करते हैं। एक, दो, तीन और चार, पीरियड, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, अमाउंट एंड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अमाउंट। चलो करते। आउटफ्लो, जीरो पीरियड पर कितने पैसे जा रहे हैं, जीरो पीरियड पर जब प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 1 है तो 40,000 रुपए जा रहे हैं। इनफ्लो, अब मुझे इनफ्लो निकालने पड़ेंगे, और मुझे क्या ऐड करके निकालने पड़ेंगे इनफ्लो, मुझे अपना ये इन्फ्लेशन ऐड करके निकालने पड़ेंगे, क्यों, क्योंकि रियल गिवन है। तो इनफ्लो निकालता हूं, इनफ्लो, तो सेल्स 1 ईयर 2 ईयर, यार 1 में तो इतने ज्यादा चाहिए भी नहीं मुझे, 2 में थोड़ा सा कम स्पेस चाहिए, 3 में थोड़ा और 4 में तो यहां तक चाहिए, बस आ जाओ। सेल्स, चलो पहली बार की सेल कितनी है, 20,000 और वो है 11,000, 20 और 11, लो जी 20,000, महंगाई का रेट तो एक ही है, तो ये बन गया 22,000 रुपए। कोस्ट 11,000 इंटू 1.10, 10% ही रेट है, 11,000 इंटू 1.10, ये हो गया 12,100। दस हजार कर देता, सीधा 11,000 बन जाता है ना, 10 कर लो, ऐसे कैलकुलेशन थोड़ी सी आसान हो जाएगी। वैसे तो मेरे मन की बात है, जो मर्जी कर लो मैं, ये लो 10 कर दिया, 50% कर दिया ना सारा, इस वजह से कह रहा था। 10,000, 10,000 इंटू 1.10, 11,000 हो गई। दूसरे साल क्या सेल है, अब 22,000 में मत जोड़ के बैठ जाना, दूसरे साल की सेल अलग है, 25,000 है, 25,000, इसमें 2 बार 1.10 का स्केयर, 25,000 इंटू 1.10 इंटू 1.10, 30,250, और ये खर्चा 12,500, इसमें 2 बार सेम है ना, 12,500 इंटू 1.10, अलग अलग होते फिर दिक्कत आना था, 15,125। अब तीसरे साल की सेल, तीसरे साल की सेल अलग है, 30,000, अब 3 बार महंगाई जोड़ लो, और यहां पर 15,000, 3 बार महंगाई जोड़ लो, तो करो, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर, 30,000 इंटू 1.10 इंटू 1.10 इंटू 1.10, 39,930, और 15,000 इंटू 1.10 इंटू 1.10 इंटू 1.10, 19,965, 19,965। अब चौथा साल आ गया,
चौथे साल में फिर 25,000 का इनफ्लो है। महंगाई का रेट 10% है, 12,500 इंटू 1.110 का 4, तो चले 25,000 इंटू 1.10, एक दो बार ऐसे 1.10 इंटू 2 बार 3 बार 4 बार इंटू 25,000, ये आ गया 36,603। अब 1.10 इंटू 1 2 3 इंटू 12,500, 18,301। अब आज लेस कर दो तो 11,000, 15,125 और इसमें से नहीं गलत आ गया 30 50% किया था ना, तो 50% ही बचना चाहिए, यही बचेगा 19,965 और 18,301। अब लेस कर दो इसमें से टैक्स, वो था 50% का रेट, हमने 50% का रेट रखा है ना, लिखा नहीं यहां पे टैक्स रेट 50%, तो चलो टैक्स और काट दो इसमें से 5500, 15,125 डिवाइड बाई 2, 7,562, 19,965 डिवाइड बाई 2, 9,983, 18,301, 1051। तो ये बच गया आफ्टर टैक्स, आफ्टर टैक्स 5500, 7,563, 9,982, 9,150। अब इसमें ऐड कर दो टैक्स सेविंग ऑन डेप्रीसिएशन। आप पहले डेप्रीसिएशन को लेस करके बाद में ऐड भी कर सकते हैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इन बातों से। 10,000 डिवाइड बाय 4, ये हो गया डेप्रीसिएशन, इसका 50% टैक्स बचेगा, तो कितना हो गया, नहीं 40,000 डिवाइड बाय 4, 10,000 का 50%, 5,000 रुपए की टैक्स सेविंग। अब मुद्दा तो ये है ना बेटे, आपको आना क्या चाहिए, सीए इंटर का। अब बच्चों को वो नहीं आता, वो यहां उलझते, यहां उलझने की जरूरत नहीं, और मैंने जितना कराया उसको रिवाइज करते रहे, बस कुछ ज्यादा नहीं चाहिए। 10,500, 12,563, 982, 150, ये आगे मेरे पास कैश इनफ्लोस, कैश इनफ्लोस। चलो बच्चों इनफ्लोस आ गए, लिखना शुरू करें इनफ्लोस को। यहां पर 10,500 और 12,563। बच्चे कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाए तो देख लेना, वैसे तो नई चांसेस फिर भी हो जाती है, क्योंकि मेरा इस वक्त पूरा ध्यान आपको समझाने का है कि आपको समझा कैसे दूं ये बात। 14,150, 15% का रेट है, 1 डिवाइड बाय 1.15, 0.870, 0.756, 0.658, 0.572, तो 10,500 इंटू 0.870, 9,135, 12,563 इंटू 0.756, 9,498, 14,982 इंटू 0.658, 9,858, 14,150 इंटू 0.572, 8,094। टोटल जोड़ लो इसको, 9,135 प्लस 9,498 प्लस 9,858 प्लस 8,094। बेटे मैं आपके हिसाब से बिल्कुल चल रहा हूं, 36,585। अब देखते हैं एनपीवी बी माइनस ए, ये तो नेगेटिव आ गई, 40,000 माइनस 36,585, 3,415। रिजेक्ट द प्रपोजल, रिजेक्ट द प्रपोजल।
बस यही करना है हमने, महंगाई जोड़नी है, महंगाई जोड़नी है। चलो सीए साहब अब समझो अगला क्वेश्चन क्या बन सकता है, इसका डी क्वेश्चन क्या बन सकता है, आप खुद सोच के देखो 10th का डी क्वेश्चन क्या बन सकता है। सेम क्वेश्चन बनेगा, सेम एज 10th का सी, बस एक ही चेंज करूंगा, जो ये रेट 10% दे रखा है इन्फ्लेशन का, इस रेट को चेंज करूंगा। अगले साल 9, यहां पे तो हर साल के लिए मैंने 10 दे दिया, बस यही क्वेश्चन बनाऊंगा 20, 25, 30 अलग अलग हर साल के इनफ्लो और अलग अलग इन्फ्लेशन रेट, बस यही छोटा सा क्वेश्चन बनाने वाला हूं। आ जाओ मेरे साथ साथ, सेम एज 10th का सी, बिल्कुल 10th का सी। इन्फ्लेशन रेट फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर 10%, 9%, 8%, 7% घट रही थी। क्या करूं, महंगाई, यही महंगाई का रेट हुआ है। अब कैसे करेंगे, तो आ जाओ मेरे साथ साथ करें इसे सॉल्यूशन। बस है ही कुछ नहीं, हो गई महंगाई खत्म। आपको बड़े ध्यान से चेक करना है कि जी जो इनफ्लोज दिए हुए हैं वो रियल हैं कि नॉमिनल है। अगर वो रियल हैं तो आप उसे नॉमिनल बनाएंगे, रेट भी नॉमिनल होना चाहिए। सॉल्यूशन आ जाओ, अच्छा पीरियड, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, अमाउंट एंड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अमाउंट, आउटफ्लो। 0 पीरियड पर जब प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 1 था, 40,000 की मशीन खरीदी, हो गया। अब बी, इनफ्लो 1, 2, 3, 4, मुझे वो तो पता ही है 15% होगा, बस मुझे चक्कर है इनफ्लो निकालने का। आ जाओ इनफ्लो निकालते। इनफ्लो पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल और चौथा साल। चलो पहले सेल्स कितनी है, पहले साल सेल 20,000 की सेल की थी मैंने, हाँ 20,000 की सेल की थी। और अब की बार मेरी महंगाई का रेट पहले साल कितना है, 10%। तो ये तो हुआ 20,000 इंटू 1.10, 22,000। दूसरे साल सेल कितनी दी हुई है मेरी, 25,000, और महंगाई का रेट पहले साल 1.10, दूसरे साल 1.09। तीसरे साल सेल गिवन है 30,000 रुपए, रेट हो गया 1.10, 1.09 एंड 1.08। चौथे साल कितना है, 25,000 की सेल है, 1.10, 1.09, 1.08 एंड 1.07। कर लो फटाफट इसे, 25,000 इंटू 1.09 इंटू 1.10, ये आ गया 29,975। इधर आ जाओ, 30,000 इंटू 1.10 इंटू 1.09 इंटू 1.08, 38,848। और इधर 25,000 इंटू 1.10 इंटू 1.09 इंटू 1.08 इंटू 1.07, ये आ गया 34,639। अब मेरे पास कॉस्ट है, वैसे मैंने जानबूझ के 50% ली हुई है ताकि मुझे करने में आसानी रहे। 11,000, यहाँ 12,500, 1.10, 1.09 करके देख लो, इसका आधा ही आएगा, वैसे तो 29,975 का आधा आएगा, आएगी 14,987।
करके देख लेते हैं। 12,500 इंटू 1.10 इंटू 1.09 आ गई ये 14,987 87। अब इसका भी ऐसे करेंगे, इसकी कॉस्ट है 15,000 इंटू 1.10 इंटू 1.09 इंटू 1.08, ये आएगी 38848 डिवाइड बाई 2, 19,424। इधर इन्फ्लेशन ऐड करो 12,500 में, यही सब कुछ, ये आएगी 34,639 डिवाइड बाई 2, 17,320 कर लो। अब मेरे पास बच गया, लेस करो इसमें से, वो मैंने पहले ही बिल्कुल सेटिंग से क्वेश्चन बना रखा है, आप चिंता मत करें, क्योंकि आपको इसी की प्रैक्टिस करनी है बच्चों। बस मेरी एक बात समझ लो, इसकी प्रैक्टिस जितनी अच्छी होगी, मैं आपको दिखाऊंगा सारे क्वेश्चन यही पेपर एग्जाम में आए हुए हैं, वो है कुछ नहीं, एग्जाम में क्वेश्चन कराऊंगा, अभी चिंता मत करो, मुझे कंसेप्ट तो करवा लेने दो। 17,319। अब इसके बाद क्या लेस कर दो, टैक्स। आप चाहो तो डेप्रिसिएशन लेस के बाद में ऐड भी कर सकते हैं, मैं टैक्स लेस कर रहा हूं सीधा, 50% है 5500 और 14,987 डिवाइड बाई 2, 7493, यहां पर 19,424 डिवाइड बाई 2, 9712, 17,319 डिवाइड बाई 2, 8659। आफ्टर टैक्स आ गया 5500, 7493, 9712, 8659। अब इसमें ऐड कर दो टैक्स सेविंग ऑन डेप्रीसिएशन, 5,000 रुपये टैक्स सेविंग ऑन डेप्रीसिएशन है, 10,000 का टैक्स है, उसका 50% टैक्स। अब मेरे पास आ गया कैश इनफ्लो 10,500, 7 और 12, 12,949, 9712, 13,659, ये मेरे पास कैश इनफ्लोज आ गए। इन कैश इनफ्लो को उठाओ, 10,500, 12,493 और 9712। आपको डेली रिवीजन करनी होगी इसकी, जब तक ये चैप्टर चल रहा है आपको रोज स्टार्टिंग से एंड तक पढ़ना है, बस ये आपको कंटिन्यूटी पढ़ना है। ये मतलब ऐसा नहीं कि मेरे फर्स्ट लेक्चर हो गया उससे पहले वाला लिखा हुआ ना पढ़ के, पूरे को पढ़ के आओ रोज, बस और कुछ नहीं करना आपको। आपके क्वेश्चन तो सारे बहुत आसान है, ये तो मैं बहुत मुश्किल टॉपिक चला रहा हूं। 870.756, 0.657 या 8 कर लो चलो, 0.572, 10,500 इंटू 0.870, 9135, 12,493 इंटू 0.756, 9445, अब 9712 इंटू 0.658, 6390, 13,659 इंटू 0.572, 7813, इसका टोटल कर लो, ये आ गया 32,783। अब एनपीवी बी माइनस सी, 40,000 में से माइनस कर दो इसको, 7217, डेट इज बाई एनपीवी, एक्सेप्ट द प्रपोजल। आपको समझ क्या आया इसमें? कोई ऐसी बड़ी बात तो इसमें मुझे 10th एग्जाम्पल में लगी नहीं। मुझे तो, मैंने तो क्या किया, 10th एग्जाम्पल क्या बना दिया, मैंने कहा बच्चों को वैसे ही दुखी होते हैं भाई, या तो हर साल इक्वल इनफ्लो हो रहे हैं या हर साल डिफरेंट इनफ्लो हो रहे हैं। इनके अंदर जो इन्फ्लेशन है वो सेम है या इन्फ्लेशन है वो डिफरेंट है। डिफरेंट के अंदर या तो इन्फ्लेशन सेम है या इन्फ्लेशन डिफरेंट है 4 साल तक, बस, और तो कोई मुद्दा ही नहीं है। इसके बाद ये क्वेश्चन क्या पंगा ले सकता है आपके साथ?
इन्फ्लेशन में और क्या पंगा है, आखिरी एग्जांपल, इन्फ्लेशन में और क्या पंगा है, क्वेश्चन क्या कर सकता है आपके साथ, मेरी बात समझो। वो जो आपको ना कैश इनफ्लो दे देगा नॉमिनल, कैश इनफ्लो दे देगा नॉमिनल, मतलब कहेगा 10,000, 12,000, 14,000, इसके अंदर इन्फ्लेशन ऐड है, अब आपको नहीं करनी। जो डिस्काउंट रेट है ना वो दे देगा रियल 10% और कहेगा इन्फ्लेशन है 5%। मुझे जोड़कर इनको रेट निकालना होगा, जो रेट होगा नॉमिनल रेट, महंगाई जोड़कर, क्योंकि दोनों चीजें नॉमिनल होनी चाहिए। बस यही एक मेरा आखिरी टॉपिक है, इसके बाद मेरे पास टॉपिक नहीं है, खत्म हो गया मेरा ये इन्फ्लेशन का टॉपिक। ऐसे मैं रोज छोटे छोटे टॉपिक लाऊंगा, पहले वो समझाऊंगा, उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन जहां पर भी आई से स्टडी मटेरियल में जहां पर भी हैं, पीओ आरटीपी में एमटीपी, मैंने उसकी बुक बना दी है, वो सारे एक ही जगह करा दूंगा आपको। आ जाओ देखते हैं एग्जाम्पल 10th का डी पार्ट। बस ये 10th जितना भी क्वेश्चन है, 10th क्वेश्चन के अंदर आपने किया ही क्या है, बस इन्फ्लेशन की बातें सारी। लिखो एग्जाम्पल, आउटफ्लो है 72, इनफ्लो 1 2 3 3 ईयर्स के, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर। इनफ्लो, इनफ्लो, और मैं अब कौन से इनफ्लो दे रहा हूं, नॉमिनल। आपको बड़े ध्यान से देखना चाहिए नॉमिनल इनफ्लो है या क्या रियल इनफ्लो है। ये है नॉमिनल इनफ्लोस, नॉमिनल इनफ्लोस, और रियल रेट 10%, डिस्काउंट रेट और इन्फ्लेशन रेट 5%। हाँ, क्वेश्चन तो इसमें भी बन सकते थे कि इन्फ्लेशन रेट हर साल अलग अलग हो, पर है नहीं, आईसीआई कहते बस इतना ही बहुत है भाई सब आपके लिए। मैंने सब देख लिया उसका मटेरियल। कैलकुलेट एनपीवी, एनपीवी, अब मुझे एनपीवी कैलकुलेट करनी है, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे जरा देखिए। सॉल्यूशन, स्टेटमेंट शोइंग एनपीवी, कैसे, रेट, चलो, पीरियड, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, अमाउंट एंड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अमाउंट। तो चलो, आउटफ्लो 0 पीरियड पर जब प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 1 है, 40,000 रुपए के आउट, 72 रुपए के आउटफ्लो थे, मैं तो उसी क्वेश्चन पे लग गया, 72 के आउटफ्लो थे, हो गया। बी इनफ्लो 1 2 3 4, 3 साल है 4 साल है, चलो 3 साल है, मैंने आपको छोटा क्वेश्चन बना कर दिया है। कितने कितने इनफ्लो है, इनफ्लो 40 30 30, 40 30 30। अब जो रेट है वो कौन सा रेट होना चाहिए, नॉमिनल, क्योंकि ये इनफ्लो कैसे दिए हुए मुझे, नॉमिनल। तो मुझे अब क्या निकालना होगा, नॉमिनल रेट। नॉमिनल रेट कैसे निकलता है, अब मुझे ये पता होना चाहिए। नॉमिनल रेट 1 प्लस नॉमिनल रेट इज इक्वल टू 1 प्लस रियल रेट और 1 प्लस इन्फ्लेशन रेट। मतलब 1 प्लस नॉमिनल रेट इज इक्वल टू 1.10 रियल रेट है और 0.05 नॉमिनल रेट है, वो इन्फ्लेशन रेट है। नॉमिनल रेट निकलेगा 1.10 इंटू 1.05 माइनस 1, ये 1 उधर चला जाएगा। चलो करो, कैसे करोगे, 1.10 इंटू 1.05, ये आ गया माइनस 1, 15.5%। ये ध्यान से करना बच्चे, यहां गलती कर जाते हैं,
15.5%। मैं लिखवाऊंगा ये बातें, नॉमिनल रेट कैसे निकलता है। आपने दोनों को बढ़ा दिया 15.5%। अब मेरा जो डिस्काउंट रेट होगा वो 15.5 होगा, 1.155 0.866 इक्वल टू 0.750 इक्वल टू 0.649। इनकी मल्टीप्लाई करते आपस में। आओ जो मैं अपना नॉर्मल कैलकुलेटर उठा लूं, चल तो 40 इंटू 0.866 34.64, 30 इंटू 0.750 22.50, 60 इंटू 0.649 38.94। ये हो गया बी। 22.50 प्लस 34.64 96 पॉइंट, ओहो ये क्या हुआ, एक सेकेंड बच्चों, 96.08 आ गया टोटल। ओहो मेरे पास, मैं तो टोटल कर दिया था, मुझे यहाँ का नहीं पता। 30 इंटू 0.649 19.47 और 30 इंटू 0.750 22.5, 40 इंटू 0.866 34.64 GT 76.61 B। NPV B माइनस A माइनस 72 4.61। एक बात समझ में आ गई मुझे तो कि भाई साहब इन्फ्लेशन कोई दुखी नहीं करती। इन्फ्लेशन हमें जो इनफ्लोज लेने हैं वो नॉमिनल लेने हैं, जो रेट लेना है वो नॉमिनल लेना है। ओके, वैसे तो मुझे अब थ्योरी में ये बात आपको लिखवानी थी, लेकिन मैं चाहता हूं कि पहले आप इसे कल रिवाइज करके आएंगे, अगली क्लास में मैं इसे लिखवाऊंगा और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है सब करवा डालूंगा। ओके बच्चों, बाय बाय, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। लेकिन आप सभी लोग रिवीजन करके आया करें बच्चों। बाय बाय बच्चों।